नमस्कार, मैं सरिता चौधरी स्वागत करती हूं आप सभी का राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है। बच्चों, हम लोगों ने भारत और वैश्वीकरण का जो चैप्टर था वह कंप्लीट कर लिया है। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आंसर के बारे में, जिसमें भी स्पेशली हम लोग डिस्कस करेंगे बहुचयनात्मक और अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के बारे में। यानी वे प्रश्न जिसके अंतर्गत एक से अधिक विकल्प दिए हुए होते हैं उन्हें बहुचयनात्मक, और वे प्रश्न जिनका आंसर हम लोगों को एक शब्द में या एक लाइन के अंतर्गत देना होता है, जिनका अंक भार 1 होता है। लेकिन ये जो 1 नंबर का प्रश्न होता है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इस तरह एक एक नंबर के प्रश्न जुड़कर आप लोगों का जो मार्क्स का स्कोर है उसे बड़ा करने में सहायता करते हैं। भारत और वैश्वीकरण का जो चैप्टर है वह न केवल आप लोगों की 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के लिए, अभी तो जिसने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसके लिए भी, और उसके बाद में जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसमें भी इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप लोगों ने इस वीडियो को देखने से पहले इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो जाइए और मेरे वीडियोस को देखिए, उसके बारे में आप लोग पढ़िए और अपने नोट्स तैयार कीजिए। उसके बाद में इस वीडियो पर आइए, तभी आप लोगों को ये वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। तो आइए बिना देरी स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बहुचयनात्मक प्रश्न। यानी प्रश्न दिया हुआ है और उसके बहुत सारे विकल्प दिए हुए हैं, उन विकल्पों में से हम लोगों को सही विकल्प का चयन करना है। पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो, इन प्रश्नों को हमें ध्यान से पढ़ना होता है। ध्यान से न पढ़ने पर सही आते हुए भी हमसे इसका आंसर गलत हो जाता है। तो पूछा गया है कि वैश्वीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है वो छांटना है हम लोगों को। ऑप्शंस दिए हुए हैं, यह बाजारोन्मुखी अवधारणा है। दूसरा है, इसकी शुरुआत 1960 में हुई। तीसरा है, वैश्वीकरण और पूंजीवाद एक दूसरे पर निर्भर है। और लास्ट है, यह एक बहुआयामी परिघटना है। देखो, ये सिद्ध है कि यह बहुआयामी परिघटना है, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया ही है। और हम लोगों को यह भी पता है कि वैश्वीकरण, पूंजीवाद, उदारवाद और निजीकरण ये सभी एक दूसरे से गुथे हुए हैं, परस्पर निर्भर है, और यह बाजारोन्मुखी अवधारणा है। तो गलत कौन सा हुआ? इसकी शुरुआत 1960 से हुई, यह गलत है, क्योंकि वैश्वीकरण की शुरुआत 1990 के दशक से होती है, जब USSR यानी सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। उसके पश्चात संपूर्ण विश्व में एक ध्रुव यानी केवल USA अमेरिका अस्तित्व में रह जाता है, और उसकी आर्थिक नीतियां पूंजीवाद, निजीकरण और उदारवाद से संबंधित थी। इसी प्रकार से संपूर्ण विश्व के अंतर्गत वैश्वीकरण का दौर प्रारंभ होता है। तो हमारा आंसर होगा ब, यानी इसकी शुरुआत 1960 से हुई, यह दिया हुआ है, यह कथन गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है, वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है। यानी कौन सा कथन सही रूप से वैश्वीकरण के प्रभाव को बताता है। पहला ऑप्शन है, विभिन्न देशों और समाजों पर इसका प्रभाव नकारात्मक पड़ा है। दूसरा बताया है, वैश्वीकरण का सभी देशों पर समान प्रभाव रहा है। तीसरा है, वैश्वीकरण का प्रभाव राजनीतिक दायरे तक सीमित है। और लास्ट है, वैश्वीकरण से अनिवार्यता सांस्कृतिक समरूपता आती है। और यदि आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं इस कंटेंट से रिलेटेड, तो आप लोगों को ऑप्शंस पढ़ते ही इसका आंसर समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर है द, वैश्वीकरण से अनिवार्यता सांस्कृतिक समरूपता आती है, जबकि ये जो तीनों ऑप्शन हैं वे गलत हैं, कि विभिन्न देशों और समाजों पर इसका नकारात्मक नहीं अपितु सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। इसी प्रकार से वैश्वीकरण का सभी देशों पर समान प्रभाव नहीं पड़ा है, जबकि ये कह रहा है समान प्रभाव पड़ा है, जो कि गलत है। फिर है, वैश्वीकरण का प्रभाव राजनीतिक दायरे तक ही सीमित नहीं रहा है, इसका आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ा है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं और ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है, वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है। यानी कौन सा कथन वैश्वीकरण के सही कारण को बताता है। इसके अंतर्गत पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इसका एकमात्र कारण आर्थिक धरातल पर पारस्परिक निर्भरता है।
ऑप्शन ब है, इसमें सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही होती है। ऑप्शन स है, इसका कारण एक विशेष समुदाय है। और द है, वैश्वीकरण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। इस तरह से ये जो तीनों ऑप्शन हैं वे गलत हैं। ऑप्शन ए सही है, जो वैश्वीकरण के कारण को स्पष्ट करता है। देखो, हम लोगों को पता है कि वैश्वीकरण की जो अवधारणा है मूल रूप से आर्थिक अवधारणा है, यानी आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत जब विभिन्न राज्यों में संबंध स्थापित होते हैं और आर्थिक गतिशीलता होती है तो वही वैश्वीकरण कहलाता है। तो जो ऑप्शन ए है, आर्थिक धरातल पर पारस्परिक निर्भरता, वह सही कारण स्पष्ट करता है। जबकि वैश्वीकरण के अंतर्गत केवल वस्तुओं की आवाजाही नहीं होती, वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी तथा व्यक्तियों की आवाजाही भी होती है। इस तरह से इसका ब गलत है। इसी प्रकार से ये एक विशेष समुदाय से संबंधित भी नहीं है और न ही इसका जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। इस तरह से तीनों ऑप्शन गलत हैं और इसका करेक्ट आंसर है, इसका एकमात्र कारण आर्थिक धरातल पर पारस्परिक निर्भरता है और फिर उसके प्रभाव है राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी इनमें से कौन सा कथन वैश्वीकरण को स्पष्ट करता है, हमें उसे छांटना है, चुनना है। ए है, वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से है। ब है, वैश्वीकरण में मूल्यों का संघर्ष नहीं होता है। स है, वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्व गौण है। और द है, वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। हाँ, जब एक देश की अर्थव्यवस्था का संबंध विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ हो जाता है तो वह प्रक्रिया वैश्वीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। जबकि वैश्वीकरण के अंतर्गत, जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, न केवल वस्तुओं की आवाजाही होती है अपितु पूंजी, आंकड़ों, सेवाओं, व्यक्तियों आदि की भी आवाजाही होती है, गतिशीलता होती है और यह मूल्यों के संघर्ष को जन्म देती है, क्योंकि सांस्कृतिक समरूपता इसके अंतर्गत आती है, सांस्कृतिक प्रभाव होते हैं, तो ये मूल्यों के संघर्ष को भी जन्म देती है और यह सभी सेवाओं को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से इसका, इन सेवाओं का महत्व भी इसके अंतर्गत गौण नहीं होता। तो ऑप्शन हमारा द करेक्ट है और इस तरह से करेक्ट करना हमें 1 नंबर दिला देता है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से हमें सेलेक्ट करना है। वैश्वीकरण के पक्षकारों का तर्क है कि इससे आर्थिक विकास व समृद्धि बढ़ती है, सही है। वैश्वीकरण के समर्थक मानते हैं कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता जाएगी। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे आर्थिक असमानता ज्यादा बढ़ेगी, सांस्कृतिक समरूपता आएगी, यह कथन सही है। लेकिन इसके साथ ही जो आलोचक यह बात कह रहे हैं कि सांस्कृतिक समरूपता जाएगी, तो यह कथन क्या है, गलत है। बाकी जो तीनों कथन हैं वह वैश्वीकरण को स्पष्ट करते हैं, वैश्वीकरण के प्रभाव को बताते हैं। तो हमारा आंसर होगा इसमें स, कि वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि सांस्कृतिक समरूपता जाएगी, जबकि यह बात सत्य है कि सांस्कृतिक समरूपता बढ़ती है वैश्वीकरण से और ये वैश्वीकरण के समर्थक विचारक मानते हैं, न कि उसके आलोचक। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत, जो है अति लघुतरात्मक श्रेणी की, यानी प्रश्न दिया हुआ है और उसका आंसर हमें एक शब्द में या एक लाइन में या कुछ पंक्तियों के अंतर्गत देकर स्पष्ट करना है। जिसके अंतर्गत पहला पूछा गया है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। ये हमें पता ही है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया है। वैश्वीकरण का अर्थ होता है जब एक देश की अर्थव्यवस्था का समन्वय विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ हो जाता है, यानी विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था के साथ हो जाता है, तो वह प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। यानी विश्व का एकीकरण ही वैश्वीकरण कहलाता है। और यह किस रूप में, जब
पूंजी, आंकड़ों, व्यक्तियों, सेवाओं, वस्तुओं की आवाजाही या मुक्त प्रवाह विश्व स्तर पर होता है तो वह प्रक्रिया वैश्वीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो हम लोग आंसर देंगे कि जब एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वित हो जाती है तो वह प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति, वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, आंकड़ों और विचारों का मुक्त प्रवाह होता है, वह प्रक्रिया वैश्वीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। जब भी पूछा जाता है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है तो आप लोगों को यह बात जरूर लिखनी है। जब बड़ा प्रश्न बनता है कि वैश्वीकरण क्या है समझाइए, या इसके राजनीतिक प्रभाव को बताइए या आर्थिक प्रभाव को बताइए, तब वैश्वीकरण का अर्थ बताते हुए फिर उसके प्रभाव को आप लोगों को स्पष्ट करना है। और यदि जब यह अति लघुतरात्मक श्रेणी में या लघुतरात्मक श्रेणी में पूछा जाता है कि वैश्वीकरण का अर्थ बताइए तो हम लोगों को वैश्वीकरण को इस प्रकार से स्पष्ट करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसके अंतर्गत पूछा गया है भारत और वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। यानी भारत और वैश्वीकरण जो पूछा गया है इसके अंतर्गत, या जो हमारे जो टॉपिक का नाम ही है भारत और वैश्वीकरण, यह क्या स्पष्ट करता है। देखो, पहली बात तो सिंपल सी है कि भारत पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव रहा, वैश्वीकरण किस रूप में अपनाया गया, वह बात हमें समझनी है और उसी बात को हमें समझाना है। तो ये हम लोगों को पता है कि भारत के अंतर्गत वैश्वीकरण जुलाई 1991 के अंतर्गत भारत के 90 प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा, जिन्हें आर्थिक सुधारों का जन्मदाता कहा जाता है, उनके द्वारा अपनाया गया। और यदि व्यवहारिक रूप में देखें तो उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने वैश्वीकरण को अपनाया और अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करते हुए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया। आयात निर्यात के नियमों में कई प्रकार से फेरबदल किए, कई औपचारिकताओं को समाप्त किया और भारतीय मुद्रा यानी रुपये को 92-93 के अंतर्गत पूर्ण रूप से परिवर्तित बना दिया गया। इसी प्रकार से भारत के आर्थिक वैदेशिक संबंध थे, उनमें अनेक प्रकार से फेरबदल किया गया, कुछ ढील दी गई और जो अननेसेसरी औपचारिकताएं थी उन्हें समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भारत ने अपनी आर्थिक नीतियों में अनेक प्रकार से परिवर्तन किए और जो विश्व व्यापार संस्था थी, विश्व व्यापार बैंक था, 1995 में उसका सदस्य बनकर वह विश्व के व्यापार के साथ, विश्व के साथ आर्थिक रूप से जुड़ गया। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भारत के अंतर्गत वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वह अनेक रूपों में प्रभाव स्थापित करती है, अपने आर्थिक रूप में, अपने सामाजिक रूप में, अपने सांस्कृतिक रूप में और अपने राजनीतिक रूप में, यह सभी रूपों को प्रभावित करती है। तो हम लोगों से यह अति लघुतरात्मक श्रेणी के अंतर्गत पूछा गया है तो बहुत ही शॉर्ट में इसका आंसर देंगे। यह आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बताया था। इसमें हम बहुत ही सिंपली लिखेंगे कि भारत के अंतर्गत वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उसका सूत्रपात जुलाई 1991 के अंतर्गत हुआ और यह सूत्रपात किया तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने। और व्यवहार में उस समय जो उनकी सरकार के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाकर आर्थिक नीतियां प्रारंभ की। इसी के साथ ही भारत में वैश्वीकरण का दौर प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, निजीकरण से क्या तात्पर्य है, यानी प्राइवेटाइजेशन से क्या तात्पर्य है। निजीकरण से तात्पर्य होता है कि व्यक्ति जो संपत्ति अर्जित करता है या संपत्ति का वह उत्पादन करता है, उस संपत्ति का स्वामी वह होता है और राज्य के द्वारा आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत कम से कम हस्तक्षेप किया जाए, वह प्रक्रिया कहलाती है निजीकरण की प्रक्रिया। यानी व्यक्ति के लिए प्रेरणाता, प्रतिस्पर्धा मुक्त हो, राज्य के द्वारा किसी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं होना चाहिए, कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे कि निजीकरण से तात्पर्य है कि आर्थिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप की उत्तरोत्तर कम किया जाए, वह प्रेरणा व प्रतिस्पर्धा पर आधारित निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाए। यह प्रक्रिया निजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। अगला पूछा है कि वैश्वीकरण से क्या लाभ है। देखो, वैश्वीकरण से सबसे पहला लाभ यदि देखा जाए तो संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में पिरोने का कार्य वैश्वीकरण ने किया है।
दूसरा, जो बहुत सी अर्थव्यवस्थाएं पिछड़ी हुई थी उन्हें आगे लाने का कार्य भी वैश्वीकरण के द्वारा किया गया है। वैश्वीकरण के द्वारा तकनीकी प्रोत्साहन किया जा रहा है, तकनीकी प्रतियोगिताओं को अपनाया जा रहा है, जिसके कारण विभिन्न देश तकनीकी क्षेत्र में भी आगे बढ़े हैं। इसी प्रकार से वैश्वीकरण के द्वारा सांस्कृतिक समरूपता को प्रोत्साहित किया गया है, जिसके कारण विश्व के अंतर्गत जो असमानताएं या विभिन्नताएं जैसा कॉन्सेप्ट था वह समाप्त होता जा रहा है और समानता का एक लेवल आता जा रहा है। तो ये किसके कारण हुआ? वैश्वीकरण के कारण। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वैश्वीकरण ने संपूर्ण विश्व को एक वैश्विक गांव के रूप में संबद्ध कर दिया है। इसी प्रकार से निजीकरण व उदारवाद के कारण आर्थिक विकास में भी तीव्रता आई है। और लास्ट हम लोग कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण सांस्कृतिक समरूपता ने जन्म लिया है। इसके कारण सांस्कृतिक समानता विश्व के अंतर्गत स्थापित होती जा रही है। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक सुधार कब प्रारंभ हुए और क्यों प्रारंभ हुए? हमें पता है कि भारत में आर्थिक सुधार वैश्वीकरण के दौर से ही प्रारंभ हुए। और वैश्वीकरण कब अपनाया गया? जुलाई 1991 के अंतर्गत भारत में वैश्वीकरण अपनाया गया। और आर्थिक सुधार वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण उदारीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई, तभी से प्रारंभ हुए। हम लोग कह सकते हैं कि सन 1991 में वैश्वीकरण की नीति को अपनाने के बाद भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया आरंभ हुई। ठीक है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न पूछा गया है कि वैश्वीकरण के राजनीतिक पक्ष पर राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी जो वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव है उससे राज्य पर या राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो, वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, बहुत सारे घटक इसे प्रभावित करते हैं और वैश्वीकरण भी बहुत सारे पक्षों को प्रभावित करती है। तो वैश्वीकरण के यदि राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो हम लोग सबसे पहले इसके राज्य पर पड़ने वाले प्रभाव की बातें करते हैं। और हमारे क्वेश्चन के अंतर्गत भी यही पूछा है कि राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जो राज्य की राष्ट्रीय अवधारणा थी वह परिवर्तित होती जा रही है। किस रूप में? कि वह अब व्यापक होती जा रही है, उसका दायरा विस्तृत होता जा रहा है। दूसरा, राज्य का जो आवश्यक तत्व था संप्रभु था, उसे चुनौती तो नहीं मिली, लेकिन कहीं ना कहीं वह प्रभावित होती जा रही है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना से आर्थिक नीतियां राज्य की प्रभावित हो रही हैं। किससे? वैश्वीकरण से। इस प्रकार से आर्थिक संप्रभुता राज्य की प्रभावित हो रही है। इसी के साथ हम लोग यह भी कह सकते हैं कि अब तक राज्य अवधारणा के संदर्भ में राज्य का केवल राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जा रहा था, लेकिन वैश्वीकरण के कारण उसके सामाजिक आर्थिक प्रभावों पर भी चर्चा की जाने लगी है, क्योंकि उनका प्रभाव भी राज्य व्यवस्था पर सकारात्मक रूप में या नकारात्मक रूप में किसी भी रूप में पड़ने लगा है, राज्य व्यवस्था को प्रभावित करने लगा है। तो कह सकते हैं कि वैश्वीकरण ने राज्य व्यवस्था को अत्यधिक प्रभावित किया है और राज्य व्यवस्था को प्रभावित करने के कारण यह अनेक रूपों को भी प्रभावित कर पा रही है। तो हम लोग आंसर देंगे कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय राज्य की जो अवधारणा है वह परिवर्तित होती जा रही है और अब जो लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप था वह अहस्तक्षेपकारी राज्य ने ले लिया है, क्योंकि अब उदारीकरण और निजीकरण की व्यवस्था को अपनाया जाने लगा है। ठीक है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण का सर्वाधिक प्रभाव किन देशों पर पड़ा। देखो, जब हम लोगों ने वैश्वीकरण की बात की थी तो हम लोगों ने जाना कि वैश्वीकरण का प्रभाव दोहरा होता है। एक तो जो विकसित राष्ट्र हैं उन पर और एक जो विकासशील राष्ट्र हैं उन पर। अब जो विकसित राष्ट्र हैं वे तो वैश्वीकरण का सीधा सीधा लाभ प्राप्त कर ही रहे हैं। जो विकासशील राष्ट्र हैं उनमें वे ही राष्ट्र इसका लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं जो तकनीकी क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी हैं, जैसे कि भारत है, ब्राजील है, चाइना है। ऐसे विकासशील राष्ट्र इसका लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। तो हमारा आंसर होगा कि वैश्वीकरण का प्रभाव चीन, भारत और ब्राजील जैसी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है, ये ऐसे विकासशील देशों पर पड़ रहा है, किंतु वैश्वीकरण का सर्वाधिक जो लाभ है वह विकसित देशों को प्राप्त हो रहा है। क्यों प्राप्त हो रहा है? देखो,
विकसित राष्ट्रों को इस रूप में लाभ प्राप्त हो रहा है कि वैश्वीकरण के कारण अब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ सम्मिलित हो रही है और वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनकी स्थापना विभिन्न देशों के अंतर्गत होती है। अब वहाँ पर किसी प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है, यानी कोई उत्पादन कार्य किया जाता है, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स है यानी जो कच्ची सामग्री है वह विकासशील देशों से सस्ते में विकसित देशों को प्राप्त हो जाती है। तो पहला लाभ तो इनके लिए ये हो गया। दूसरा, उन्हें वहाँ सस्ते श्रमिक प्राप्त हो जाते हैं। और तीसरा, जो विकासशील राष्ट्र है उनका बाजार इन्हें उपलब्ध हो जाता है। तो इस तरह से इन्हें 13 लाभ प्राप्त हो रहा है। किसके कारण? वैश्वीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। जबकि जो विकासशील राष्ट्र हैं वे तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी हैं, वे ही राष्ट्र वैश्वीकरण की प्रक्रिया का वास्तव में लाभ उठा पा रहे हैं। बाकी जो अर्धविकसित है या जो पिछड़े हुए राष्ट्र हैं वे तो केवल पिछलंगू राष्ट्र बनकर रह गए हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष के बारे में। यानी प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष को समझाइए। मूल रूप से देखें जो तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है वह आर्थिक पक्ष से संबंधित ही है। बाकी यह प्रभाव अपना बहुआयामी रखती है, विविध क्षेत्रों पर प्रभाव रखती है। अब आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत इसका पहला प्रभाव यह पड़ता है कि यह राज्य की आर्थिक संप्रभुता को प्रभावित करती है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज की स्थापना विभिन्न राष्ट्रों के अंतर्गत स्थापित होने लगती है। तो आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत जो देश अग्रणी हैं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत उनका विकास तो हो रहा है, और जो पिछड़े हुए हैं वे वास्तव में ऋणग्रस्त होते जा रहे हैं। अब आर्थिक प्रभाव की बात करें तो दूसरा प्रभाव इसका यह है कि विश्व स्तर पर अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का गठन हो रहा है, अनेक संवादों का गठन हो रहा है, अनेक मंचों का गठन हो रहा है, जिसकी हम लोग पहले चर्चा कर ही चुके हैं। जैसे दक्षिण दक्षिण संवाद है, उत्तर दक्षिण संवाद है, आसियान है, सार्क है, ऐसे मंचों का गठन हो रहा है। इनके माध्यम से आर्थिक संबंधों में तीव्रता आ रही है। इसी के साथ जो पूर्व में आर्थिक संस्थाएं स्थापित थी उनका स्वरूप भी परिवर्तित हो रहा है। किस प्रकार से? वह विभिन्न राष्ट्रों के लिए अब ऋण उपलब्ध करवाती हैं या सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं या उनकी योजनाओं को लागू करने में किसी न किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान करती है। तो विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक क्षेत्र में तीव्र विकास तो हुआ है वैश्वीकरण के कारण, लेकिन हम लोग यह कहें कि सभी राष्ट्रों का समान विकास हुआ है या सभी राष्ट्रों का समान तीव्र विकास हुआ है तो वह गलत है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः जो पश्चिमी पूंजीवादी देश थे उन्हें अपने उत्पादों के लिए एशिया तथा अफ्रीका के बाजार प्राप्त हो रहे हैं, और इसके साथ ही विकसित व विकासशील देशों की जो आर्थिक प्रवाह है वह तीव्र गति से हो रहा है। ठीक है, लेकिन यह जो आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष के बारे में बताए वह अति लघुतरात्मक प्रश्नों की श्रेणी में है, तो आप लोगों को इसे बहुत ही शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट में समझाना है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि वैश्वीकरण का जीवन प्रत्याशा पर क्या प्रभाव पड़ा है, समझाइए। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वैश्वीकरण के अनेक सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, जिसके अंतर्गत जीवन प्रत्याशा की आयु के अंतर्गत वृद्धि होना और शिशु मृत्यु दर का कम होना। जहां पर 1990 के अंतर्गत जीवन प्रत्याशा की जो आयु थी वह 58 वर्ष थी और वर्तमान में वह बढ़कर 69 वर्ष हो गई है। इसी प्रकार से शिशु मृत्यु दर भी घटकर 23 हो गई है, यानी प्रति 1000 बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या है वह 23 हो गई है। तो यह किसका लाभ रहा है? वैश्वीकरण का लाभ रहा है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण के अनेक सकारात्मक प्रभाव भी रहे और अनेक नकारात्मक प्रभाव भी रहे। इसी के साथ ही ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर से संबंधित लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।